नमस्कार। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है आप तक हमेशा स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारी पहुंचाना। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण इस विषय पर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस समय राज्य के संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ डॉक्टर सुभाष पांडे जी, साथ में इनके पास कोरोना के नोडल अधिकारी भी हैं, राज्य नोडल अधिकारी कोरोना नियंत्रण। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी राज्य में कोरोना की क्या स्थिति है। कोरोना या कोविड-19 जी का जो संक्रमण था, राज्य के प्रभावी उपायों से निश्चित रूप से जो कोरोना का वायरस है उसका संक्रमण, उसकी पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। पूर्व में जहां पॉजिटिव पेशेंट प्रतिदिन काफ़ी निकला करते थे जी, उनमें अब कमी आई है और उपचार के पश्चात स्वस्थ होकर के भी लोग वापस जा रहे हैं। कुल सक्रिय जो केसेस थे उनमें भी काफ़ी कमी आई है और अभी जैसे हम कल की ही रिपोर्ट देखें, वर्तमान में पूरे राज्य में 7,791 जी केसेस जो हैं कोरोना के वो सक्रिय हैं, बाकी सब उपचारित होकर के स्वस्थ हो चुके हैं। जी। डॉक्टर साहब, क्या कारण है इतना अच्छा उपाय हमारे राज्य में अपनाया गया, जिससे वर्तमान में शुरू में हम देखें काफ़ी केसेस बढ़ चुके थे और अभी काफ़ी नियंत्रण में आ गए हैं। तो कौन से ऐसे उपाय अपनाए गए जिससे ये नियंत्रित हो पाया है हमारे राज्य में? इसमें लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें अपनाई, जी जिसके अंतर्गत सभी विभागों के समेकित प्रयास से आरंभ से लेकर अभी तक कोरोना नियंत्रण के कार्यक्रम को चलाया गया। और इसमें जैसा कि वायरस है, वायरस के स्वभाव को पहचानते हुए जी किस पॉपुलेशन, किस स्थान में ये ज़्यादा सक्रिय है, किस एज ग्रुप के लोग इसको लेकर के ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो उस कम्युनिटी की और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें बाकायदा जहाँ भी पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए वहाँ पर ट्रेसिंग की गई और कितने लोग प्रभावित हैं और सैंपलिंग अधिक की गई। अधिक से अधिक सैंपलिंग करके अधिक से अधिक पॉजिटिव केसेस को निष्क्रिय करना और अन्य लोगों को वो प्रसारित ना करें, इसके लिए समुचित व्यवस्थापन और प्रबंधन जो राज्य सरकार ने किया अपने विभागों के माध्यम से, वो छत्तीसगढ़ शासन का एक कारगर कदम था, जिससे कि हम लोग निश्चित रूप से कोरोना नियंत्रण, कोरोना के प्रचार प्रसार को हम लोग काफ़ी हद तक रोक चुके हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कोरोना काफ़ी गंभीर स्थिति में भी रूप ले सकता है अपना, और उस परिस्थिति में हमने देखा है बीच में सितंबर माह में काफ़ी अधिक मौतें भी हुई हैं हमारे राज्य में। तो ऐसी स्थिति ना आ पाए तो लोगों में क्या इसकी जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? अगर आप कोरोना से होने वाली मृत्युओं पर देखें तो आपको निश्चित रूप से एक बात समझ में आएगी कि जो अर्ली एज ग्रुप के लोग हैं जी, वो ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। अगर कोविड वायरस की अधिक डोज उनके शरीर में प्रवेश करती है तो वो गंभीर रूप से पीड़ित हो सकते हैं। और ज़्यादा उम्र के लोग जी, मतलब अब अगर आप डेथ का आंकड़ा देखें तो 40 से लेकर के 80 साल तक की उम्र के बीच में ही ज़्यादातर कोरोना से प्रभावित लोग हैं जी, और जो मृत्यु है वो लगभग 85% डेथ्स हैं वो इसी एज ग्रुप में होती हैं। इसी एज ग्रुप में एक चीज़ और होती है कि जो कोविड पीड़ित है वो व्यक्ति सिर्फ कोविड पीड़ित न रह करके मूलतः अन्य बीमारियों से भी पीड़ित रहता है जी, और ये जो अन्य बीमारियां रहती हैं ये कारक का स्वरूप लिए हुए होती हैं। ये बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन, जी, ये सर्वाधिक लोगों में कोमॉर्बिडिटी में सामने आता है। उसके बाद है डायबिटीज़, जी, उसके बाद है हृदय रोग की बीमारियां,
कोरोनरी आर्टरी की बीमारियां, जी। ब्रेन से संबंधित ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां, या फिर रक्त विकार, मेलिग्नेंसी, लीवर की डिजीजेस, किडनी की डिजीजेस, ये बीमारियां अगर किसी मरीज को हैं और वो नियंत्रित नहीं है जी। तो उसमें अवसरवादी वायरस कोरोना जो रहता है ये भी प्रहार करता है और कमजोर मानव शरीर को और भी कमजोर करता है अपने प्रसार और विस्तार से शरीर में। जी। और इस तरह से कोरोना का विस्तार, अनियंत्रित बीमारियां जो मृत्यु के करीब ले जाती हैं और कोमॉर्बिडिटी का कारण बनती हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में कोमॉर्बिडिटी और कोविड, जी। इनसे होने वाली जो मृत्यु है, इनके दो अलग अलग प्रतिशतवार इसके आंकड़े हैं। ये प्रतिशतवार अगर आप देखें तो कोविड से होने वाली मृत्यु जहां 25 से 30% है या 32% है, वहीं कोमॉर्बिडिटी जिसमें कि विभिन्न बीमारियां कारक सहकारक मृत्यु के सहकारक के बतौर जुड़ी रहती हैं, उनका प्रतिशत लगभग 65 से 70% है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ शासन ने जो कारगर कदम उठाया जी। उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान के अंतर्गत और कम्युनिटी सर्विलेंस के दौरान यह देखा गया कि एल्डरली पेशेंट या जो वयोवृद्ध लोग हैं उनमें किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की अगर मरीज हैं, फ्लू लाइक सिम्टम है, तो उनको बाकायदा उनका रैपिड टेस्ट किया गया, उनका RT-PCR किया गया और पॉजिटिव आने पर त्वरित उपचार किया गया और ये गांव-गांव में खोज करके ये अभियान चलाया गया। जी। और इसमें पाया गया कि ये जो विधि हुई और ये हमारे जो प्रदेश की ACS मैडम है, उन्होंने जो इसकी नेटवर्किंग करवाई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से, श्रीमती रेणु जी पिल्ले ने जो नेटवर्किंग कराई, उस नेटवर्किंग से निश्चित रूप से गांव-गांव में उस तरह के मरीज प्राप्त होने लगे जिनको IAI या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस थी और उनको बाद में कालांतर में वो पॉजिटिव भी है, उनको उपचारित करके ठीक किया गया और इस तरह से कोरोना या कोविड का जो प्रसार था उसको नियंत्रित किया गया है। यानी कहें कि लोग जागरूक होकर खुद ही सामने आए टेस्ट कराने के लिए। थोड़े भी सिम्टम्स उनको दिखते थे तो वो टेस्ट कराने के लिए आते थे और उनकी सहभागिता भी काफ़ी रही। जी डॉक्टर साहब, उस समय हमने देखा है जब कोरोना बहुत पीक पे था, तब हमने देखा है कि लोग जो हैं वो अस्पताल जाने से घबराते थे ट्रीटमेंट के लिए कि हम अकेले कैसे क्या। तो उस समय हमने देखा है कि आइसोलेशन की भी सुविधा दी गई थी और अब तो आइसोलेशन काफ़ी कुछ प्रभावी भी रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अगर आप कोरोना की मृत्यु को देखें जी तो सर्वाधिक जो मृत्यु का प्रतिशत है, जो टोटल जो डेथ्स होती हैं, उसमें हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे के बीच जो लोग काल कवलित हो जाते हैं, जो मृत्यु हो जाती है, यह प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। जी। इसका मतलब ये है कि कोरोना के जब भी लक्षण आए, पेशेंट उनको टॉलरेट करते हैं, घर वाले उनको बर्दाश्त करते हैं और जब बर्दाश्त की सीमा उनकी समाप्त हो जाती है, देन दे प्रिफर टू गो टू हॉस्पिटल। और ऐसा हुआ है जी कि हाइपोक्सिया या जब ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब हो जाती है, उनके शरीर के जो ऑक्सीजन लेवल है, SpO2 है, उसका कंसंट्रेशन जब 80 से भी कम हो जाता है और उस समय वो तेजी से सांस लेने लगते हैं, उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं, देन दे रियलाइज कि दे आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरोना एंड देन दे प्रिफर टू गो टू हॉस्पिटल। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, लेट हो चुका रहता है। किसी भी प्रकार का जो ऑक्सीजनेशन है, चाहे वो एंडोट्रिकियल ट्यूब के माध्यम से दिया जाए, वेंटिलेटर के माध्यम से दिया जाए, वह भी सिस्टम में जो ऑक्सीजन ना होने के कारण जितनी अवधि तक ऑक्सीजन नहीं मिली है, तब तक जो क्षति हो चुकी रहती है वो क्षति रिपेयर नहीं हो पाती। जी। इसलिए लोग जो अस्पताल लेट जाते हैं वो अच्छी बात नहीं है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों का जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा इस कार्यक्रम के प्रति कि स्वप्रेरित होकर के, अब जैसे होम आइसोलेशन कोई लीजिए आप, होम आइसोलेशन में जो बुजुर्ग लोग हैं 50-55 साल के, सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, वो लोग भी होम आइसोलेशन प्रिफर करते हैं और जिद करते हैं कि नहीं हमारा तो सब कुछ ठीक है। ऐसा भी देखा गया है
कि होम आइसोलेशन में जिद करके गए हुए लोग कालांतर में गंभीर होकर के अस्पताल में भर्ती हुए हैं। और तो और एक दो जगह तो इस तरह की भी स्थिति निर्मित हुई कि वो अस्पताल लाते हुए इतने गंभीर हो गए कि उनको अस्पताल में फिर बचा पाना मुश्किल हुआ। एक आध डेथ्स ऐसी भी हुई हैं कि होम आइसोलेशन का पेशेंट अस्पताल आते आते अपना दम तोड़ देता है। तो इस तरह की मतलब आम जनता से भी गुजारिश है कि अगर आप मतलब टारगेट समूह के हैं 40 से लेकर के 80 साल की उम्र के बीच में, और आपको किसी प्रकार का लक्षण दिख रहा है, हाँ मतलब लक्षण है, लक्षण के साथ ही साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बीमारियां हैं, तो निश्चित रूप से अस्पताल में उपचार कराना चाहिए भर्ती होकर के। होम आइसोलेशन कारगर नहीं होता है। होम आइसोलेशन तब ठीक है जब आपके कोई लक्षण नहीं है और आप उस एज ग्रुप के अंदर नहीं आते हैं, तब होम आइसोलेशन ठीक है। होम आइसोलेशन उनके लिए ठीक है जो अर्ली एज ग्रुप में रहते हैं जी। दूसरा, लक्षण नहीं जैसा कि आपने बताया जी। तीसरा, किसी भी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी, अनियंत्रित डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंसी, रक्त विकार, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, ऐसा कुछ नहीं है तो होम आइसोलेशन प्रेफर किया जा सकता है। और होम आइसोलेशन में भी जो निगरानी है वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, अभी देख लेते हैं संदेश। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण, इस विषय पर। डॉक्टर सुभाष पांडे जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे होम आइसोलेशन की। तो होम आइसोलेशन में कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? होम आइसोलेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आपका घर इस प्रकार से हो कि आप अन्य लोगों से, जो होम आइसोलेशन का मरीज है वो अन्य लोगों से अलग रह सके, उसके आने जाने का रास्ता अलग हो, हवादार कमरा हो वो जहाँ पे उनको रखा गया है जी। उस कमरे में उनके लिए आवश्यक वस्तुएं हो, जिसमें कि वो पीने का पानी उनको एक टेबल पे रख दिया जाए, स्वच्छ पानी, गर्म पानी की भी व्यवस्था रखी जाए, भोजन पहुँचाने के लिए कोई व्यक्ति हो, उनका टॉयलेट वगैरह सब अलग हो, उनका आना जाना अलग रास्ते से हो, और घर के लोगों से बिल्कुल ना मिले, ताकि किसी भी प्रकार का जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जी, जो आपके स्नीजिंग या आपके कॉफ करने से दूसरों को हो सकता है, वो दूसरों तक ना पहुँचे। और आपके मतलब जो पीड़ित मरीज है उसके जो कपड़े हैं, उसके जो यूटेंसिल्स हैं, वे भी अलग रखे जाने चाहिए। साथ ही साथ मरीज को यह भी हिदायत देनी चाहिए कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि कोरोना की गंभीरता को दर्शाते हैं जी। वो लक्षण अपने आप में आना कि भूख न लगना, गंध या स्मेल किसी चीज की नहीं आना जी, लगातार सिर दर्द होना, जी मचलाना, बुखार बना रहना, ये सब कोरोना के लक्षण हैं। और ये इरिटेबिलिटी या फीवर बाद में जो गंभीर लक्षण के रूप में सामने चीज आती है
वो है ब्रेथलेसनेस। तो इसके लिए ही हम लोग ये कहते हैं कि टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑफ ए पेशेंट हु इज़ होम आइसोलेटेड, देन ब्रेथलेसनेस या किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी, जी इसको नापने के लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर जिसमें पल्स भी हो जी और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन SpO2 देखा जाए, उसकी व्यवस्था, थर्मल स्कैनर जिससे टेम्परेचर देखते हैं। तो ये दो चीज़ें, और साथ ही साथ जो निगरानी करने वाले चिकित्सक हैं जी उनसे पेशेंट का नियमित वार्तालाप होना और उनके द्वारा ये एसेस करना वार्तालाप के द्वारा कि पेशेंट को कोई गंभीरता तो नहीं है। जी आवश्यकता पड़ने पर मरीज को देखना भी, वीडियो कॉल करके मरीज की के स्टेटस को असेस करना, ये सब होम आइसोलेशन में जरूरी। साथ ही साथ मरीज दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा है, कल जो दवाई दी गई थी वो वैसे ही तो नहीं पड़ी है, जी सुबह की दवाई उसने खाया कि नहीं खाया, शाम को भी देख रहे हैं तो वहाँ दवाई खट्टा, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, निश्चित समय पर भोजन मरीज को मिलना चाहिए। मरीज को किसी भी प्रकार का डिप्रेशन जी या अवसाद ना हो, इसके लिए उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी हेल्दी या स्वस्थ बनाए रखना, उसको उसके कमरे में मनोरंजन के जो साधन हैं, टेलीविज़न हुआ, कुछ म्यूज़िक सिस्टम हुआ, ये सब रखे जा सकते हैं। और उससे मरीज से भी मोबाइल पे या टेलीफोन पर बातचीत करना जी और उसको किसी भी प्रकार के अवसाद से बचाना, यह भी एक मुख्य व्यवस्था है जो होम आइसोलेशन के दौरान निभाई जानी चाहिए। और चिकित्सक जो निगरानी कर रहे हैं पेशेंट की, उनको निश्चित रूप से देखना चाहिए कि मरीज का स्टेटस मॉर्निंग इवनिंग में क्या है। रिकॉर्ड ऑफ पल्स और आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ये और टेम्परेचर ये होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। जी जी डॉक्टर साहब, उपचार की क्या व्यवस्था है? उपचार तो इसमें जैसे कि अस्पताल में या संस्थागत उपचार होता है, जी। तो संस्थागत उपचार में जो इसकी 4 स्टेजेस हैं। जी एक तो वो स्टेज जब मरीज कांटेक्ट में आया और कांटेक्ट में आते ही पता चल गया, पॉजिटिव आ गया, जी तो पॉजिटिव आने के बाद जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ एक प्रिलिमिनरी स्टेज की होती हैं। इसमें जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, विटामिन सी, जी जिंक, आइवरमेक्टिन ये देते हैं। उसके बाद की स्थिति है जब सिम्टम्स आ जाते हैं, जी हाँ सिम्टम्स इन द सेंस कि उसको मेलेज है, बुखार है, तो उसमें बुखार के साथ साथ उसको पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक भी ऐड करते हैं, एजिथ्रॉल या दूसरी एंटीबायोटिक, और हेडेक है तो उसके लिए दवाई देते हैं। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर या उसको डायबिटीज़ है, जी। तो उसका भी उपचार चलता रहता है। फिर आता है पल्मोनरी स्टेज कि उसके जो फेफड़े हैं मरीज के, अगर फेफड़े इन्वॉल्व हो गए हैं, अर्ली पल्मोनरी स्टेज है, तो हम हैवी एंटीबायोटिक और यहीं पर ऐड करते हैं एंटीवायरल भी, जी जो एंटीवायरल इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस हैं। शरीर का जो बॉडी का फ्लूइड है उसको भी, आईवी फ्लूइड वगैरह को भी मेंटेन करना, ये सब कार्य भी किए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल उपचार है। तो जब लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तब उपचार संस्थागत होता है, और उसके पूर्व जो रहता है वो केयर सेंटर में या फिर होम में वो मैनेज किए जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अब हम मुख्य जो बात है टीकाकरण, जो अभी वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन अभी आ गया है, हमने सुना है हमारे राज्य में भी आ गया है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि टीकाकरण की क्या व्यवस्था हमारे राज्य में की गई है और उसके लिए क्या क्या तैयारियां अभी चल रही हैं? देखिए, टीकाकरण में सबसे पहले तो ये कि जो वैक्सीन आया है, जी कोविशील्ड वैक्सीन है, यह वैक्सीन जो है वो वायरस के अवयव से ही बनता है, जी और बहुत सारे रिसर्च और ट्रायल से ये वैक्सीन गुजर करके भारत में बना हुआ वैक्सीन जन सामान्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में पहले चरण में यह वैक्सीन जो है वो जो हेल्थ वर्कर हैं, जी जो जिसमें कि आपके सभी हेल्थ वर्कर, जिसमें ANM से लेके आंगनवाड़ी वर्कर, मितानिन, स्टाफ नर्सेज, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल स्टूडेंट, स्पेशलिस्ट, अस्पताल के दूसरे कर्मचारी, OT अटेंडेंट से लेके ड्राइवर और जितने भी हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जी उनके लिए, ये हेल्थ स्टाफ के लिए इस वैक्सीन को लाया गया है।
दूसरा चरण में इसके आगे हम और आगे बढ़ेंगे, वो हेल्थ वर्कर के अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग हैं जी, उन लोगों को लगेगा। और तीसरे चरण में ये उन लोगों को लगेगा जो संवेदनशील आयु समूह के लोग हैं जी, 50 साल से अधिक के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, और उनका बाकायदा जो वोटर लिस्ट से उनकी आयु का असेस करके उनके आधार कार्ड को लिंक करके ऐसे लोगों के लिए भी वैक्सीन तीसरे चरण में दिया जाएगा। जी। अभी प्रथम चरण का जो वैक्सीन है इसके लिए वैक्सीन आ चुकी है और ये वैक्सीन 10 डोजेस वायल के रूप में उपलब्ध है। जी, वैक्सीन क्लियर फ्लूइड है और इसमें ये एक उसमें जिस तरह के वायल्स होते हैं उसी तरह का वायल है। इसको एडी सिरिंज और विशेष प्रकार की जो निडल होती है जी। उससे दिया जाना है। और टीकाकरण के लिए जितनी भी सावधानी बरतनी चाहिए वह तो बरती ही जाएगी। जी। जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में इसके लिए जो हमारे यहाँ के हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, दे आर वेल ट्रेंड। जी, जी, परंतु अभी कोरोना या कोविड-19 वायरस जो कोविशील्ड देना है इसके लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। जी, वो तैयारियां ये है कि टीकाकरण सत्र का आयोजन कैसा होगा, वहाँ पे कितने वैक्सीनेशन ग्रुप में कितने लोग लगेंगे। 4 लोग अगर लगेंगे तो वैक्सीनेटर 1, वैक्सीनेटर 2, 3, 4 इनकी क्या ड्यूटी होगी। एक व्यक्ति रजिस्टर करेगा, एक व्यक्ति जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, उसका आईडी कार्ड देखेगा कि ये वही हेल्थ वर्कर है या नहीं। जी, तीसरा व्यक्ति जो रहेगा वो मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको वैक्सीनेशन के लिए प्रस्तुत करेगा। वैक्सीनेटर जो है जो वेल ट्रेंड हेल्थ वर्कर है वो बाकायदा सिरिंज में 0.5 ml वैक्सीन लेकर के उसको इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड यहाँ पर एक मसल होती है उस मसल में लगाएगा। पहले देख लेगा कि स्किन में किसी प्रकार का कोई लीजन तो नहीं है, कहीं कोई ब्रीच, कोई डर्मेटाइटिस या कोई स्किन चर्म रोग तो नहीं है जी। और इसके साथ ही उसको वैक्सीन लगाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद उसको पेशेंट जिसको वैक्सीन लगा उस बेनिफिशियरी या उस हितग्राही को वहाँ पर कुछ देर के लिए रोका जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि उसको वैक्सीन से किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है। और अगर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता भी है तो उसके उपचार की भी व्यवस्था बाकायदा टीकाकरण केंद्र में और पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PSCA में भी की गई है। जी। और डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि पूरे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में ये कहाँ कहाँ व्यवस्था होगी इसकी, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। अभी इसके लिए जो चिन्हित टीकाकरण केंद्र है जी, वो पूरे प्रदेश में 97 इम्यूनाइजेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। ये सामान्यतः आपके जो हेल्थ सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्थापित स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वहीं पर टीकाकरण केंद्र रखे गए हैं और पूरे 28 जिलों में जी इनकी व्यवस्था रखी गई है। और जो नामजद सूचीबद्ध जो हेल्थ वर्कर्स हैं जी, उनको प्रथम चरण में वैक्सीन जो लगाया जाएगा जी, कोविशील्ड, और इसकी व्यवस्था समुचित व्यवस्था ट्रेनिंग वैक्सीन पहुंचाने की जिलों में व्यवस्था कर ली गई है। जी। डॉक्टर साहब टीकाकरण या वैक्सीन को लेकर कोई भ्रांति अपने मन में ना पालें। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ रिएक्शन या कुछ प्रभाव दिखे, तो उसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं वो अपने मन में कोई भ्रांति ना पालें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये वैक्सीन वेल ट्रायल्ड और आफ्टर मैनी रिसर्च ये वैक्सीन तैयार हुआ है जी, अपने देश का वैक्सीन है और जन सामान्य को उपलब्ध कराया गया है। इस वैक्सीन में कई चरणों में अलग अलग लोगों में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग जेनेटिक्स ट्रेंड के लोगों में ये वैक्सीन लगाया गया है जी। और इसमें रिएक्शन जो है वो नहीं पाई गई है। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को अभी वर्तमान में वैक्सीन लगाया जाएगा जी, और इसकी समुचित इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का एडवर्स इवेंट जो होता है वो माइनर किस्म के कोई रिएक्शन होते हैं कि किसी को इंजेक्शन साइट में लालिमा पड़ जाती है, इंड्यूरेशन या दर्द होता है, वहाँ पर बुखार आ जाता है जी, और
इसके अलावा किसी प्रकार का अर्टिकेरिया या गंभीर साइंस होते हैं तो 2 प्रकार की रिएक्शन है, माइल्ड रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और सीवियर रिएक्शन। ये तीनों ही रिएक्शन से निपटने के लिए अगर किसी को होती है तो माइनर रिएक्शन और एनाफाइलैक्टिक शॉक से भी निपटने की समुचित तैयारी, समुचित प्रबंधन किया जा चुका है। अगर किसी को भी किसी प्रकार का रिएक्शन, वैसे तो रिएक्शन न्यूनतम है जी, और उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की रिएक्शन होती है तो उसके व्यवस्थापन के लिए पूरी तैयारी की गई है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपने जानकारी दी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।